हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल की भू राजस्व व्यवस्था। यह टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भू राजस्व व्यवस्था, तो दिल्ली सल्तनत की आय का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वो भू राजस्व था, लगान जिसको हम कह सकते हैं। और युद्ध में जो लूट का धन प्राप्त होता था, उसके लूट के धन के बाद भू राजस्व का ही महत्वपूर्ण स्थान था। यानी यूँ कहें कि सल्तनत काल में राज्य की आय का जो प्रमुख साधन था वो था युद्ध में लूट के द्वारा प्राप्त धन, और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है जिससे सबसे महत्वपूर्ण राज्य को आय होती थी वो था भू राजस्व या लगान। और राजस्व प्रशासन की दृष्टि से सल्तनत काल में भूमि चार प्रकार की थी। भूमि के चार प्रमुख वर्ग थे। पहले नंबर पर खालसा भूमि, दूसरी कोलम भूमि या जिसको विभक्त भूमि भी कहते हैं, तीसरी भूमि थी हिंदू सामंतों के अधीन भूमि, और चौथी भूमि जो इनाम या मिल्क के रूप में दी जाती थी वो भूमि। जैसे अगर खालसा भूमि की हम बात करें, जो फर्स्ट टाइप खालसा भूमि, वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में आती है, राज्य के अधीन होती है, और जिससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व राज्य के द्वारा नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा वसूल किया जाता है, वो भूमि होती है खालसा भूमि। यानी कि सीधे तौर पे खालसा भूमि वह भूमि जिसमें राज्य का सीधा नियंत्रण हो। यह इम्पोर्टेंट है, ये शब्द, इसको ध्यान रखें। दूसरे प्रकार की भूमि जो मैंने आपको बताई, कोलम या विभक्त भूमि, वह भूमि जो मुक्तियों को कुछ निश्चित वर्षों अथवा जीवन भर के लिए दी जाती थी। मुक्ति गांव में जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जिनको हम चौकीदार या पटवारी या फिर मुकदम या फिर उनको मुक्ति जैसे मुखिया आदि नामों से जानते हैं, तो ये भी मुक्ति भी गांव का एक प्रमुख अधिकारी होता था। और उसको ये भूमि जो कोलम या विभक्त भूमि थी वो कुछ वर्षों के लिए या जीवन भर के लिए दी जाती थी। किसके बदले में? कि वह उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करता था, उस राजस्व वसूल करके और राजकोष में जमा करवाता था, उस कार्य के बदले में उसको वो भूमि दी जाती थी। तीसरे प्रकार की भूमि वह भूमि थी जो हिंदू सामंत जो थे उनके अधीन थी। वो हिंदू सामंत जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तीसरे प्रकार की भूमि वह थी। और चौथे प्रकार की भूमि जो मैंने आपको बताया कि इनाम और मिल्क के रूप में या वक्फ के रूप में दी गई भूमि, यानी कि मुस्लिम जो विद्वान और संत थे उनको इनाम के रूप में या मिल्क के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो मिल्क या इनाम भूमि कहलाती थी। ये चौथी टाइप की भूमि थी। इस प्रकार चार भू राजस्व के अंतर्गत चार प्रकार की भूमियों की हमने चर्चा की। चार मुख्य वर्ग थे भूमि में: खालसा भूमि, विभक्त भूमि, हिंदू सामंतों के अधीन भूमि और वक्फ या इनाम के अंतर्गत भूमि। खालसा भूमि का प्रबंध मैंने आपको बताया सीधे केंद्र सरकार के हाथों में था, और किंतु सरकार प्रत्येक किसान से सीधा नहीं बल्कि चौधरी, मुकदम आदि स्थानीय जो राजस्व अधिकारी थे उनके माध्यम से कर वसूल करती थी। अब हम यहाँ बात करें, ये तो थी भूमि के चार वर्ग। इसके बाद में हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत काल में जो कर व्यवस्था थी वो कर व्यवस्था एक तरह से शरीयत के आधार पर आधारित थी। शरीयत को हम सीधे तौर पे मुस्लिम कानून के नाम से जान सकते हैं, यानी कि वह ग्रंथ या किताब जो जिसमें मुस्लिम कानूनों के बारे में चर्चा की गई है। तो शरीयत के आधार पर सल्तनत काल में कर व्यवस्था निर्धारित की थी, और शरीयत के अनुसार चार प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है शरीयत में, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो चार प्रकार के जो कर हैं जिन्हें शरीयत के अनुसार उचित माना जाता है और एक सुल्तान के द्वारा इन्हीं चार करों को जनता पे लागू करना चाहिए, वो चार कर थे: खराज, दूसरा है खुम्स या खम्स, जजिया और जकात। इन चारों प्रकार के कर हमेशा एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, या कंपटीशन हो या आपके जो कॉलेज के एग्जाम हैं सभी में कभी कभी तो इनको पारिभाषिक शब्दावली पूछ ली जाती है, कभी इनके बारे में पूरी डिटेल भी पूछ ली जाती है। तो इन चारों करों को याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। खराज जो कर है वो एक भू राजस्व कर था जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था। ध्यान रखिए, यह क्या था? एक भू राजस्व कर था।
भूमि कर जिसको हम कह सकते हैं वो यह था खराज, और ये किससे वसूल किया जाता था? हिंदू किसानों से। इसकी दर होती थी 1/4 से लेकर 1/3 तक, यानी कि कुल उपज का 1/4 से 1/3 भाग खराज के रूप में हिंदू किसानों से वसूल किया जाता था। यानी कहें अगर परसेंटेज में बात करें तो 25 में से 100% में से 25 से 33% तक यह हिंदू किसानों से वसूल किया जाने वाला कृषि कर था या भूमि कर था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खराज को 1/3 या 1/4 से बढ़ाकर और 50% कर दिया था। यानी कि अब जितनी आय होती थी, जितना किसान की पैदावार होती थी, उसका आधा कर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वसूल कर लिया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सुल्तान के समय में जो खराज था वो लगभग 1/2 भाग या 50% कर दिया गया था। तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक यहाँ एक बात और ध्यान रख लें, उसर यह भी खराज की तरह ही भू राजस्व था, लेकिन ये किससे वसूल किया जाता था? मुस्लिम किसानों से। इन दोनों में यही अंतर है, खराज हिंदू किसानों से वसूल किया जाता था, तो उसर मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाता। दोनों का मतलब यही था कि दोनों भूमि कर थे या जिनको भू राजस्व कर भी कहते हैं। और लेकिन उसर की दर थी वो खराज की दर की तुलना में कम थी, यानी कि अधिक दर हिंदू किसानों से वसूल की जाती थी खराज की। तो 2 करों की हमने यहाँ पर चर्चा की है, खराज और उसर। इनके बारे में बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है। खराज और उसर तो दोनों ही भूमि कर होते हैं, लेकिन खराज हिंदू किसानों से वसूल किया जाता है और उसर मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाता है। तो अगले कर की जो शरीयत में बात की जाती है, उल्लेख मिलता है, वह है खुम्स या खम्स। खुम्स का तात्पर्य है युद्ध से प्राप्त लूट और तथा भूमि में गड़ा खजाना या फिर खानों से प्राप्त आय। तो यहाँ खुम्स से यही तात्पर्य है कि जब कभी कोई पराजित राजा या कोई राजा जो युद्ध में पराजित हो जाता है, तो उसके राज्य पे आक्रमण करने के बाद जो लूट में जो धन प्राप्त होता है, युद्ध से जो लूट के धन प्राप्त होता है वो धन, और या फिर कहीं भूमि में कोई खजाना गड़ा हुआ मिल जाए तो वो धन, या फिर खानों से भी कभी आय प्राप्त हो जाती है, किसी तरह का कोई कीमती धातु निकल जाता है, तो वो उसकी आय का बंटवारा सुल्तान के लिए और जिस संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हुई है वो उन दोनों के बीच में उसकी आय का बंटवारा कर दिया जाता है। और यह बंटवारा होता है, सुल्तान को तो 1/5 भाग मिलता है, यानी कि कुल धन का 20% भाग, और जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको 4/5 भाग मिलता है, यानी कि संबंधित धन का 80% भाग मिल जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि खुम्स का भाग सुल्तान को कितना प्राप्त होता है और संबंधित व्यक्ति को कितना। तो 1/5 भाग सुल्तान को प्राप्त होता है, 4/5 भाग संबंधित व्यक्ति को। अगर युद्ध से लूट का धन प्राप्त हुआ है तो सैनिकों में उसका बंटवारा इस तरह किया जाता है कि 1/5 भाग सुल्तान को प्राप्त होगा और 4/5 भाग सैनिकों को प्राप्त होगा। लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो ये बंटवारा था वो उलट दिया जाता है, यानी कि इसके अनुपात को उल्टा कर दिया जाता है। अब सुल्तान को उस आय का 80% मिलता है और संबंधित व्यक्ति को 20%, यानी कि जहाँ ये जो आय प्राप्त हो रही थी युद्ध से या किसी खान से या भूमि में से वो गड़ा खजाना प्राप्त हो रहा था, जहाँ वो कि सुल्तान को 1/5 भाग प्राप्त हो रहा था, वह भाग अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज करते हुए वह भाग तो संबंधित व्यक्ति को दे दिया और जो 80% भाग था वो सुल्तान ने स्वयं रख लिया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि किन शासकों ने खुम्स का जो बंटवारा था वो उल्टा कर दिया था। तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा कर जिसका शरीयत में उल्लेख मिलता है वह कर है जजिया कर। जजिया कर एक तरह से गैर धार्मिक कर था, यानी कि यहाँ कहे कि जो गैर मुस्लिम जनता थी, गैर मुस्लिम जनता यानी कि हिंदू जनता से सल्तनत द्वारा सुरक्षा के नाम पे यह वसूल किया जाता था। जजिया देने वाली जो जनता थी वो जिमी कहलाती थी, ये भी ध्यान रखिए। शरीयत में जजिया कर से मुक्ति किन किन को मिली है? महिलाओं को, बच्चों को,
बेरोजगारों को, विकलांगों को, भिक्षुओं के लिए भी यानी कि ब्राह्मणों के लिए भी जजिया कर माफ था। तो यहाँ पर जजिया कर हिंदू जो जनता थी, क्योंकि जो तुर्की जब मध्यकाल में तुर्की भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो शासक वर्ग था वो मुस्लिम था, और जो प्रजा थी वो जनता वो हिंदू थी। तो शासक वर्ग के द्वारा प्रजा पर मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने के लिए जबरन प्रयास किए जाते थे, और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए एक कर देता था सल्तनत को, और वो कर था जजिया कर। यूँ कहें कि जजिया कर धार्मिक कर मान सकते हैं, लेकिन यह गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता है और सुरक्षा के नाम पे कर वसूल किया जाता था। किंतु शरीयत में महिलाओं, बच्चों, बीमार है, विकलांग है, कोई बेरोजगार है और भिक्षु है जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे, इन सभी को जजिया कर से मुक्त किया गया है। किंतु फिरोज ये यहाँ इम्पोर्टेंट है कि फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, जो कि पहले जजिया कर से मुक्त था। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया, तो वह था फिरोज तुगलक। चौथा कर जिसका शरीयत में उल्लेख मिलता है वह है जकात, जिसको सदका कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम अमीरों की आय व संपत्ति पर 5% के रूप में लगता था, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि मुस्लिम एक सच्चा मुसलमान अपनी आय का 2.5% दान करता है, तो इसी वजह से ये कर भी लागू किया गया। ये एक तरह से धार्मिक कर इसको माना गया है, जो कि मुस्लिम प्रजा या मुस्लिम अमीर वर्ग था उस पर लागू किया गया, और उसकी आय का 2.5% भाग 2.5% भाग वसूल किया जाता था। इस कर से प्राप्त जो आय थी उस आय का खर्चा इस्लाम धर्म के विकास के लिए ही किया जाता था, किंतु जजिया कर से जो आय प्राप्त होती थी उसका उस आय को किसी तरह से गैर मुस्लिम जनता की भलाई के लिए या फिर उसके कल्याणकारी कार्यों में उस आय का खर्चा नहीं होता था, उस आय को खर्च नहीं किया जाता था। जबकि जक़ात से जो आय प्राप्त होती है उसका खर्च इस्लाम धर्म के विकास में ही किया जाता था। तो ये थे प्रमुख कर, 4 प्रकार के जो शरीयत में इन करों का उल्लेख मिलता है। अब आगे हम सल्तनत काल में प्रचलित भू राजस्व पद्धतियाँ की कौन कौन सी ऐसी पद्धति थी जिसके द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया जाता था और वसूल किया जाता था, तो वो पद्धतियों की हम चर्चा करते हैं। तो सल्तनत काल में जो अनुमान पर आधारित पद्धतियाँ थी, इन अनुमान पर आधारित जो पद्धतियाँ थी वो अनेक थी, जैसे जिनमें है सबसे पहले बटाई जो पद्धति थी भू राजस्व की। इस बटाई पद्धति को गल्ला बख्शी या इसको बाहुली पद्धति या किस्मत के आला हासिल आदि नामों से भी इसको जाना जाता था। दूसरी जो पद्धति थी मसाहत, यह एक भूमि की पैमाइश का ये तरीका था जिसके आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। और यह जो पद्धति थी भूमि माप करने की या भूमि की पैमाइश करने की जो ये पद्धति थी, इस पद्धति का जो प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मसाहत पद्धति से क्या आशय है। तो भूमि की पैमाइश की पद्धति जिसके आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, और इस प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जो दूसरी है वह है मुक्ताई। ये लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली थी, और इस प्रणाली पर हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित था। तो सबसे पहले हम यहाँ गल्ला बख्शी पद्धति या जिसको बटाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो गल्ला बख्शी पद्धति है, इसकी पद्धति के 3 भाग हैं। पहला है खेत बटाई, दूसरा है लंक बटाई, और तीसरा है राशि बटाई या रास बटाई। खेत बटाई इसको समझ लेते हैं कि कर वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा खेत में खड़ी फसल को देखकर अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में प्रचलित थी। यानी कि खेत में जब फसल खड़ी रहती थी उसी समय पे उस फसल को देखते हुए अधिकारी अनुमान के आधार पर उसमें राज्य का और किसान का हिस्सा तय कर देते थे।
तो ये पद्धति थी खेत बटाई, यानी कि खेत को बांट लिया जाता था कर के रूप में कि कितना हिस्सा तो राज्य के कर के रूप में वसूल किया जाएगा और कितना हिस्सा किसान के पास रहेगा। तो यह पद्धति उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में प्रचलित थी। दूसरी है लंक बटाई, जब फसल कट जाती थी उसके बाद में फसल कटते ही तुरंत, यानी कि फसल कटने के बाद उसका अनाज निकलता नहीं था, वो जो भूसा सहित रहती थी, तो वहाँ जब अनाज के गट्टर थे उन गट्टरों को आपस में बांट लिया जाता था। राज्य के अधिकारी भी वहाँ आ जाते थे और किसान वर्ग भी वहाँ आ जाता था और दोनों के बीच में आपस में अपने अपने हिस्से को बंटवारा कर लिया जाता था। तो ये होती थी लंक बटाई, फसल कटने के बाद फसल का बंटवारा। दूसरी जो पद्धति थी वो थी राशि बटाई या रास बटाई, यानी कि जब अनाज निकल जाता था उसके बाद में इसमें राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। तो इस प्रकार जो बटाई पद्धति है सॉरी, ये जिसको गला बख्शी पद्धति कहते हैं, इसमें 3 तरह के लगान निर्धारण के तरीके अपनाए गए थे। खेत बटाई, यानी खड़ी फसल को राज्य के अधिकारियों द्वारा और किसान के द्वारा आपस में बांट लेना। लंक बटाई, जो फसल कटने के बाद गट्टर होते हैं इनका आपस में बंटवारा करना। और राशि बटाई, जब अनाज निकल जाता है बोरियों में भर जाता है उसके बाद में राज्य द्वारा हिस्सा निर्धारित कर लिया जाता था। और जो हिस्सा होता था वो वही होता था जो राज्य के द्वारा जो भू राजस्व की दर के रूप में वसूल किया जाता था। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तो लगभग 50% लगान वसूल किया जाता था। बाकी के समय में 1/3 से 1/4 लगान वसूल किया जाता रहा है। तो इस प्रकार इस दर के आधार पर गला बख्शी के अंतर्गत फसल का बंटवारा कर लिया जाता था। इन तीनों में से कोई एक पद्धति लागू होती थी। संतत काल में बड़े भूभाग पर अनुमान आधारित पद्धति प्रचलित थी और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई और कर की वसूली की थी, क्योंकि संतत काल में अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भू राजस्व निर्धारण किया जाता था वो अनुमान पर आधारित होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भूमि की पैमाइश कराई और उसके लिए मसाहत प्रणाली उन्होंने प्रारंभ की थी। इस भू राजस्व पद्धति को मसाहत पद्धति कहते हैं और इस पद्धति में अलाउद्दीन ने जरीब का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार ये थे भू राजस्व पद्धतियाँ। और जो मुक्ताई होती थी, इस मुक्ताई में मिश्रित प्रणाली होती थी, यानी कि इसमें कई स्थानों पे तो बटाई के रूप में अनाज वसूल किया जाता था, कई स्थानों पे जैसे बटाई में तीनों पद्धति हैं तो इनमें कई स्थानों पे खेत बटाई तो कई स्थानों पे लंक बटाई के रूप में या कई स्थानों पर अनुमान के आधार पर ही भू राजस्व निर्धारण कर लिया जाता था। इस प्रकार ये प्रमुख संसदकालीन भू राजस्व पद्धतियाँ थी और शरीयत के अनुसार ये प्रमुख भू राजस्व जो कर थे। धन्यवाद।